हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान उन दरिंदों के हाथों में नहीं आना चाहता था और वो फिर से उस नरक की ज़िंदगी को नहीं जीना चाहता था। इसलिए उसके पास अपने आप को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब आगे जान अपने आप से कहता है कि प्लीज़ ईबो, मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगता है कि मैं तुमसे किया अपना वादा कभी नहीं निभा पाऊँगा। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, पर मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भरी हो। भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, पर मेरी रूह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम ज़िंदगी भर अकेले रहो, इसलिए मेरे जाने के बाद तुम अपने लिए कोई नया जीवन साथी ढूंढ लेना। इससे मुझे खुशी मिलेगी। तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर जाने के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि अगले जन्म में भी फिर से तुम ही मेरी ज़िंदगी में वापस आओ और तब तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी बिल्कुल भी नहीं होगी और तुम्हें किसी भी तरह से कोई भी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैंने तो सोचा था कि हम कुछ बच्चों को गोद लेंगे और बहुत सारे रैबिट्स को भी पालेंगे और उन सबको पाल पोस कर एक साथ मिलकर बड़ा करेंगे। मैंने तो अपना बुढ़ापा भी तुम्हारे साथ सोच लिया था, पर शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। ये सब सिर्फ मेरे सपने थे, पर हकीकत तो कुछ और ही है। शायद भगवान भी हम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता, नहीं तो हमें इतने सारे दुख नहीं झेलने पड़ते और हमें यूं बार बार अलग नहीं होना पड़ता। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी के पल आते हैं, भगवान उन्हें अपने पास वापस बुला लेता है और हमें फिर से दुखों के दलदल में धकेल देता है। मैं इन लोगों को खुशी से जीते नहीं देख सकता था, इसलिए मेरे लिए इन दरिंदों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और मैं यहाँ पर वही करने आया था और देखो मैं वही करने जा रहा हूँ। कितना अच्छा होता ना अगर 7 साल पहले हम एक दूसरे से अलग ही नहीं हुए होते, तो आज हमारी ज़िंदगी कुछ और ही होती। तभी अचानक जब जान ने अपनी आंखें खोली तो उसे हर तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसे कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। उसे अपनी तरफ कुछ लोग आते दिखाई दे रहे थे, पर उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं बची थी कि उसे कुछ दिखाई दे। उसे अब दिखना भी बंद हो गया था। जान मन ही मन सोचने लगा कि क्या ये हकीकत है या फिर मैं किसी सपने में हूँ। क्या मैं किसी जंगल के कोने में बेहोश पड़ा हूँ या फिर मैं मर चुका हूँ। क्या मैं दोबारा कभी भी ईबो की गोद में सुकून से सो पाऊंगा। क्या ये मौका हमेशा के लिए मेरे हाथ से चला गया है क्या। जान को इसी तरह के बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। वो अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी अचानक जान को एहसास हुआ कि उसने अभी भी अपने हाथ में बंदूक पकड़ रखी थी। उसे लगा कि अब मेरा अंत आ गया है। उसने कहा कि आई लव यू ईबो और फिर उसने बंदूक अपने सर के ऊपर लगा ली। वो गोली चलाने ही वाला था कि अचानक एक बार फिर उसे जोर जोर से आवाजें आने लगी और अचानक ही उसकी आंखें खुल गई। जान ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि चारों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। अचानक वहां पर कुछ हेलीकॉप्टर्स भी आ गए थे और उन हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सारे कुछ जवान नीचे उतर रहे थे। जैसे ही उन्होंने जान को देखा तो वो सब लोग उसके पास आ गए और उसके चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए, जैसे वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हों। जान के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े होते ही वो दुश्मनों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। जान अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है।
उसे तो लगा था कि ये जवान उसे मारने आए हैं, पर उन जवानों ने तो बंदूकों को दूसरी तरफ कर रखा था और उसी तरफ दुश्मनों पे गोलियां चला रहे थे। ये जवान तो मेरे दुश्मनों पर गोलियां चला रहे हैं, मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसके मन में ख्याल आ गया कि कहीं मेरी मौत तो नहीं हो गई है, या फिर मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। कहीं मेरा दिमाग मेरी मौत से पहले मेरे साथ खेल तो नहीं खेल रहा है। फिर उसने अपने सिर को छुकर देखने की कोशिश की कि कहीं उसने सच में तो अपने आप को गोली नहीं मार ली, पर उसे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। तभी वहां पर खड़े सभी लोग किसी के आगे आने के लिए रास्ता बनाने लगे। वो आदमी जैसे ही जान के पास आया, उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा था। तभी उस आदमी ने कहा कि मेरी जान, आई एम सॉरी, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ईबो को देखते ही जान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अचानक ही ईबो ने जान के माथे को चूम लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी अचानक एक बार फिर जान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे अपने आसपास शोर शराबा सुनाई तो दे रहा था, पर उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। तभी जान को एहसास हुआ कि कोई उसके शरीर को बुरी तरह से झकझोर रहा है, कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। ईबो ने जान को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने आदमियों से कहा कि तुम मेरे लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाओ ताकि मैं इसे लेकर हेलीकॉप्टर तक जा सकूं। इसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह गया है, इसलिए इसकी जान बचाने के लिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी जोचेंग भी वहाँ पहुँच गया। जैसे ही उसने जान को देखा, उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उसने ईबो से कहा कि तुम तुरंत अभी के अभी इसे लेकर यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बाकी सब मैं संभाल लूँगा। जो मिंग भी जोचेंग के साथ वहाँ पर आई थी, तो जोचेंग ने जो मिंग से कहा कि तुम भी इनके साथ जाओ और जान का पूरी तरह से ख्याल रखना और उससे कुछ भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पर खड़े सभी जवान उन लोगों के लिए जगह बनाने लगे। ईबो जान को गोद में उठाकर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ने लगा। जो मिंग भी उनके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठे, हेलीकॉप्टर का पायलट हेलीकॉप्टर को वहां से तुरंत उड़ा कर ले गया। हाइक्यून पहले से ही हेलीकॉप्टर में बैठा था। उसने देखा कि जान के पैरों से बहुत खून बह रहा है। वो तुरंत ही जान के पैरों से बहते खून को रोकने की कोशिश करने लगा। उसे मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि घाव में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया था। शायद जान ने इस चोट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ईबो ने अभी भी जान को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था। उसने हाइक्यून से कहा कि थोड़ा घाव को धीरे से साफ करो, इसे अभी भी दर्द हो रहा होगा। अपना काम खत्म होने के बाद हाइक्यून ने ईबो से कहा कि मैंने अभी के लिए खून का बहना रोक दिया है, पर जल्द से जल्द इसके पैरों का ऑपरेशन करना होगा। इसके शरीर से बहुत सारा खून भी बह चुका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसे खून भी छड़ाना होगा, नहीं तो इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। ईबो, इससे आगे हाइक्यून ने कुछ नहीं कहा। ईबो ने हाइक्यून की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो बार बार जान के माथे को चूमे जा रहा था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि पता नहीं जब भी ये लड़का हर बार मुझसे अलग होता है, पता नहीं क्यों इसे ही चोट लग जाती है, पर इस बार इसकी जगह मुझे होना चाहिए था। पहली बार इसने मेरे लिए दर्द झेला था, तो इस बार मुझे इसके लिए दर्द झेलना चाहिए था। जब हेलीकॉप्टर उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचा, तो वहां पर सुरक्षा में लगे सभी लोग पहले से ही बाहर आ गए थे और उनका इंतजार कर रहे थे। हाइक्यून ने भी अपनी टीम के लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो लड़का अभी वहां आ रहा है, वो बहुत बुरी तरह से घायल है और उसका खून भी बहुत ज़्यादा बह चुका है, इसलिए तुरंत उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए हाइक्यून की टीम ने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया था। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही सब लोग जान को सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेकर चले गए। जाते जाते ईबो ने हाइक्यून से कहा था कि एक बार इसकी आंखें भी चेक कर लेना,
क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज धमाका हुआ था, तो शायद उस धमाके की वजह से इसकी आंखों में भी चोट आई हो। ईबो भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाना चाहता था, पर हाइक्यून ने उसे बाहर ही रोक दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि ईबो के लिए ये सब देखना इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी बात ये थी कि हाइक्यून बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ईबो वहाँ जाकर बिना मतलब के कोई ड्रामा करे। इसलिए उसने कहा कि ईबो, अगर तुम चाहते हो कि मैं जान का बहुत अच्छे से इलाज करूं, तो तुम्हें यहीं रुकना होगा और बाहर बैठकर ही तुम इंतजार करना होगा। ईबो बार बार उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, पर हाइक्यून उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद हाइक्यून ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया और ईबो वहीं बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जोचेंग भी वहां पहुंच गया। ईबो के सामने आते ही उसने कहा कि अब उसकी हालत कैसी है। ईबो ने जोचेंग की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखे जा रहा था। जोचेंग ने दोबारा गुस्से से पूछा कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जान की हालत अब कैसी है। ईबो ने जवाब दिया, वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है और हाइक्यून उसका इलाज कर रहा है, इसलिए अब चुप हो जाओ प्लीज। तभी एक आदमी मिलिट्री की पोशाक पहने हुए वहां पर आ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने ईबो को देखा तो वो मनी मन उदास हो गया। वो मनी मन सोचने लगा कि हमें पहले ही इस लड़के को ढूंढ लेना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बहुत देर हो चुकी हो। ईबो के साथ साथ वो भी ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखने लगा। पिछले 4 दिनों से लगातार ईबो जान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो रही थी। उसने फैसला किया था कि जब तक वो जान को ढूंढ नहीं लेता, वो बिल्कुल भी चैन की नींद नहीं सोएगा। पर अभी उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि बिजनेस इंडस्ट्री का इतना बड़ा बादशाह इतना लाचार कैसे हो सकता है। इसका मतलब तो जरूर ये लड़का उनके दिल के बहुत करीब होगा। कैप्टन न्यू मिंजू वहां पहुंचते ही इन्हीं सब ख्यालों में खो गए थे, पर उनको इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि अंदर जिस लड़के का इलाज चल रहा है वो आखिर है कौन। जब कुछ दिनों पहले ईबो ने उसे फोन किया था और ये कहा था कि मुझे किसी को ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए और हो सकता है तुम्हें इसके लिए कुछ आर्मी के लोगों से पंगा भी लेना पड़े, तो उसे उसकी आवाज़ बहुत डरी हुई लग रही थी। और ये सुनकर वो चौंक गया था, क्योंकि वो ईबो को बहुत सालों से जानता था। इसलिए वो उसे अच्छी तरह से पता था कि ईबो इस तरह के लफड़ों में कभी भी नहीं पड़ना चाहता है। वो हमेशा इन तरह के मामलों से दूर ही रहता है, पर इस बार वो इसमें शामिल है। इसका मतलब या तो उसकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर उसका कोई खास अपना किसी परेशानी में है। पर उसने उस दिन नी मिंजू से सीधे सीधे कहा था कि तुम्हें सिंगापुर आके कुछ आर्मी के लोगों को सफाया करना है जो बेचारे मासूम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, और इन सब में सिंगापुर के राष्ट्रपति भी तुम्हारी मदद करेंगी। इसलिए तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है कि तुम्हें पैसों की तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें जितने भी आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तुम उन्हें लेकर अभी के अभी सिंगापुर में आ जाओ। जब इस बारे में नी मिंजू ने युआन और हाइक्यून से बात करी, तब उसे पता चला कि ईबो की जिंदगी में जान की कितनी इम्पोर्टेंस है। पर उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि चलो, आखिरकार मेरे भैया को ऐसा कोई मिल गया है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और शायद घर से दूर रहने का एक यही नुकसान है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारी फैमिली के साथ क्या चल रहा है। नी मिंजू ने बचपन में ही अपना मन बना लिया था कि वो अपनी जिंदगी देश की सेवा में लगाना चाहता है। इसलिए वो बचपन से ही अपने घर वालों से दूर रहता था और कभी कभी उसकी बात युवान और हाइक्यून से हो जाती थी। नी मिंजू ईबो के पास आ गया और उसके कंधे को थपथपाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय अपने भाई से क्या कहे, क्योंकि इससे पहले उसकी जिंदगी में ऐसा कोई मौका नहीं आया था। इसलिए वो चुपचाप ईबो के बगल में खड़ा था। कुछ घंटों बाद हाइक्यून ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया
और ईबो को ढूंढने लगा। उसने देखा कि ईबो एक कोने में नी मिंगजू के साथ खड़ा है और दूसरी तरफ जैसे ही ईबो ने हाईक्यून को देखा तो डर के हमारे उसकी हालत खराब हो रही थी। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि पता नहीं उसे किस तरह का समाचार सुनने को मिलेगा। पर जैसे ही हाईक्यून ईबो के पास आया वो मुस्कुराने लगा और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। अपने दोनों भाइयों को ऐसा करते देख नी मिंगजू भी उनके गले लग गया। वहां पर खड़े बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन तीनों के बीच चल क्या रहा है। हाईक्यून ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक है और जान की कंडीशन भी अब स्टेबल है। हाईक्यून की बात सुनते ही नी मिंगजू ने चिल्लाते हुए कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे होने वाले ब्रदर इन लॉ अब खतरे से बाहर आ गए हैं और अब मेरा इंतजार भी खत्म हो गया, मुझे जल्दी से जल्द उनसे मिलना है। इससे पहले कि वो आगे कुछ और कहता, ईबो ने उसे रोक दिया और कहा कि पहले यहाँ पर जो काम करने आए हो उसे खत्म कर लो, उसके बाद तुम्हें जितना मिलना है उसे मिल लेना। फिर उसने हाईक्यून की तरफ मुड़कर कहा कि मुझे अभी की अभी जान से मिलना है। हाईक्यून ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, तुम उसे मिल सकते हो, पर वो अभी बहुत गहरी नींद में सो रहा है। पर अभी उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे उठने में काफी टाइम लगने वाला है। हाईक्यून के ऐसा कहते ही ईबो दौड़कर कमरे के अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ ईबो की बातें सुनकर नी मिंगजू बिल्कुल चुप हो गया। ईबो के वहां से जाते ही उसने हाईक्यून से कहा कि मैं एक बार जाकर देख लेता हूँ कि अभी शहर के हालात कैसे हैं। वैसे तो मेरे आदमियों ने शहर के ज्यादातर हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया है, पर लियांगहोंग के ठिकानों को अभी तक कुछ पता नहीं चला है। यहाँ के लोगों से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी उन सभी जगहों पर मेरे आदमी गए थे, पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसलिए अब तो मिस्टर जान ही बता सकते हैं कि आखिरकार लियांग खानदान का असली ठिकाना है कहाँ पर। हाईक्यून मिंजू की बातों को बहुत अच्छे से समझ गया था, इसलिए उसने सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही जान को होश आएगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जान बिल्कुल भी नहीं सोया था, इसलिए वो लगातार 24 घंटे तक सोता रहा। जिस कमरे में वो आराम कर रहा था वहाँ पर धीमी धीमी रोशनी जल रही थी कि तभी जान के कानों में एक आवाज गूंजने लगी। जान बार बार उस आवाज को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसमें सफल नहीं हो पा रहा था। और जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो अचानक ही उसने अपने आंखें खोल ली और अपने आसपास देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा है। वो मुड़कर उस आदमी को देखने लगा और उसे देखते ही अचानक ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे अब भरोसा हो गया था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, नहीं तो मैं अपने शैतान पति की बाहों में कैसे हो सकता था। पर उसे अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इसलिए वो ईबो के गालों को फैलाकर देखने लगा कि क्या सच में ईबो उसकी बगल में ही सो रहा है। उसने जैसे ही ईबो के गालों को छुआ तो उसके बदन में एक जानी पहचानी सी गर्माहट छा गई, पर थोड़ी ही देर बाद उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ईबो के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी थका हुआ है। उसका चेहरा पूरी तरह से धूल मिट्टी से भरा हुआ था और उसकी आंखों के नीचे काले निशान पड़ गए थे। ईबो की इस हालत को देखकर जान मन ही मन उदास हो गया और अगले ही पल वो ईबो के चेहरे को बेतहाशा चूमने लगा। जान उसके पूरे चेहरे पर बार बार किस किए जा रहा था। तभी ईबो को नींदों में एहसास हुआ कि कोई उसके चेहरे को बहुत प्यार से चूम रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और जान को देखने लगा। दोनों एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे जैसे वो बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिले हो। ईबो ने जान के बालों को सहलाते हुए कहा कि मेरी जान, पर जान ने उसे चुप करा दिया और कहा कि अभी तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि अभी मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें पता भी है तुम कितने थके हुए हो। मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने आज इतना अच्छा सपना देखा है जो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। इतना कहने के बाद जान
फिर से ईबो के पूरे चेहरे को चूमने लगा। थोड़ी देर तक किसिस की बारिश करने के बाद उसने फिर से कहा कि हमेशा अपना ख्याल रखना और समय से खाना खाते रहना। कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में जिंदा रहूंगा और मुझे वहां से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। इससे पहले कि जान आगे कुछ और कहता, ईबो उसके होठों को चूमने लगा। उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था, पर वो अपने प्यार से जताना चाहता था कि तुम अभी भी जिंदा हो और तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं गए हो। तुम अभी भी मेरे साथ हो और हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। ईबो के किस ने जान को अंदर तक झकझोर के रख दिया था। उसे अचानक बदन में एक गर्मी सी महसूस होने लगी। उसने अपने आप से कहा कि मुझे नहीं लगता कि मरने के बाद किसी को ऐसी फीलिंग्स आती हैं। कहीं मैं जिंदा तो नहीं हूँ। जान अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी अचानक ईबो ने उसके कान खींचे और कहा कि क्या कहा तुमने कि मुझे कभी याद मत करना? क्यों? क्या तुम कहीं मुझे छोड़कर जाने वाले थे क्या? इतना कहते ही ईबो फिर से जान के पूरे बदन को चूमने लगा। जान को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। शायद बेहोशी की दवा का असर अभी तक पूरी तरह से गया नहीं था। तभी ईबो ने फिर से कहा, क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है या तुम्हारे मन में ये ख्याल चल रहा है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं जा रहे हो? जान ईबो की किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। उसने अपने आप से कहा कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपने आप को गोली मार ली थी। फिर मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? पर उसके बाद जो भी कुछ हुआ और अभी जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी समझ से परे है। आखिरकार उसने साहस करते हुए ईबो से पूछ ही लिया, ईबो मेरी एक बात का जवाब दो, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? और मुझे इसका जवाब सिर्फ हाँ और ना में चाहिए। भले ही जान ने कहा था कि उसे इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ और ना में चाहिए, पर ईबो उसकी बात कहाँ मानने वाला था। उसने आव दिखाना था और फिर से जान के होठों को चूमना शुरू कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जान से किसी तरह का बदला लेने की कोशिश कर रहा है और जान भी उसे ये सब करने से रोक नहीं रहा था। कहीं न कहीं उसे भी ईबो की कमी महसूस हो रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो ईबो के बिना जिंदा नहीं रह सकता। भले ही कभी कभी वो शैतानी करता है, पर उससे ज्यादा प्यार मुझे इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। ईबो जानता था कि जान को चोट लगी है, इसलिए वो उसे बड़े ही प्यार से चूम रहा था। कुछ समय बाद उसने जान को अपनी बाहों से अलग किया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि मेरे आने से पहले तुम वहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तुम अपनी जान लेने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुमने मेरे बारे में सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? तुम्हारे मन में इस तरह का ख्याल आ भी कैसे सकता है, जब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अब तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, तो तुम अपने आप को चोट कैसे पहुंचा सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जान ने जैसे ही ईबो के मुंह से ये बात सुनी तो उसकी हालत डर के मारे खराब हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि कहीं ईबो ने भी तो ये नहीं देख लिया था कि मैं उसके आने से पहले अपने आप को गोली मारने की कोशिश कर रहा था। जब कल रात सब लोग जान को ढूंढ रहे थे तो ईबो को वहां से कुछ ही दूरी पर एक आग का बहुत बड़ा गोला दिखाई दिया था। उसे देखकर वो समझ गया था कि जरूर जान उसके आसपास ही कहीं है और उसके दुश्मनों ने उसे घेर रखा है। जब वो उसके पास वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जान के हाथों में एक बंदूक थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जान ने वो बंदूक अपने सर के ऊपर रख ली थी। वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। ये देखते ही इबो की हालत खराब हो गई थी, पर वो अभी भी जान से बहुत दूर था। इसलिए उसने दूर से ही चिल्लाकर जान से कहा कि प्लीज जान ऐसा मत करो, पर उसकी आवाज जान तक नहीं पहुंच रही थी। ये सोचते सोचते ही इबो की आंखों से अचानक आंसू आ गए। फिर वो जान की तरफ मुड़ा और उसने कहा कि तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि मैं कितना डर गया था
जब मैंने देखा कि तुम अपने आप को गोली मारने की कोशिश कर रहे हो, उस समय मेरी तो बस जान निकलने वाली थी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं तुम्हें एक जोर से मुक्का मारूं, पर तुम्हारी हालत देखकर मुझसे कुछ किया नहीं गया। जान को ईबो की आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे अच्छी तरह से पता था कि ईबो के मन में क्या चल रहा है। वो उसकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता था। ईबो की आंखों में दर्द देखते ही उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे और देखते ही देखते वो जोर जोर से रोने लगा। पिछले 4 दिनों का दर्द एक एक करके उसके आंखों के माध्यम से बाहर आने लगा। उसने रोते रोते कहा, ईबो, मुझे लगा था कि तुम्हें आने में अभी कुछ और देर लगेगी और उन दरिंदों के हाथों मरने से अच्छा मुझे लगा कि मैं अपनी जान खुद ले लूं। मैं नहीं चाहता था कि वो दरिंदे मेरे साथ कुछ भी अमानवीय करे या मुझे किसी भी तरह से टॉर्चर करे, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। ईबो ने कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अकेला छोड़कर जाने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम मेरी जिंदगी हो और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। 7 साल पहले भी तुम मुझे इसी तरह छोड़कर चले गए थे और इस बार तो हद ही हो गई। तुमने तो अपना मन बना लिया था कि तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाओगे। जान ने रोते हुए कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो ईबो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत डर गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे माफ कर दो ईबो। मुझे अपने सामने सिर्फ वही एक रास्ता दिखाई दे रहा था, पर अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्लीज ईबो, इसलिए प्लीज मुझे फिर से अपनी बाहों में भर लो। प्लीज मुझे फिर से अपनी बाहों में ले लो। मैं तुम्हारे सीने से लगकर आराम करना चाहता हूँ। ईबो ने कहा, नहीं, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हें अब गले नहीं लगाने वाला हूँ। तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? जान ने चिल्लाते हुए कहा, ये तो मरने से भी बुरा है। सच में ईबो, ये तो मरने से भी बुरा है। तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगे ईबो। तो मेरी अभी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे गले मिल लूं, इसलिए प्लीज मेरी ख्वाहिश पूरी करो। आई लव यू ईबो, आई लव यू, आई रियली लव यू। प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। मुझे तुमसे गले मिलना है अभी इसी वक्त। तुम सुन रहे हो ना ईबो? ईबो जान को थोड़ी देर और परेशान करना चाहता था, पर जैसे ही जान ने चिल्लाना शुरू किया, ईबो जोर जोर से हंसने लगा और उसने जोर से कसकर जान को अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें कभी गले नहीं लगाऊंगा? और हाँ, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं सही समय पर तुम्हारे पास नहीं पहुँच पाया था। जो घड़ी तुमने मुझे दी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है, इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि तुम कहाँ पर हो। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, इसलिए प्लीज़ रोना बंद करो। जान ने तुरंत रोना बंद कर दिया और चुपके से कहा कि अगर तुम ऐसे ही मेरी चिंता करते हो तो फिर तुम मुझे आई लव यू क्यों नहीं कह रहे हो? ये सुनते ही ईबो मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़।